Hello student, now we start your next topic of unit 4th, deduction of Maxwell-Boltzmann velocity distribution law. ओके इसके लिए सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं आइडियल गैस है जो वेसल में है जिसका वॉल्यूम V है आपके पास, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे लिए हैं हमने। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ith सेल में, आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी EI है तो उनको किस तरह से लिखेंगे, उनको लिखने का तरीका है NI इज इक्वल टू A e⁻ बीटा एप्सिलॉन EI ओके, जिसमें ए और बीटा क्या है वो कांस्टेंट चल रहे हैं आपके। बीटा की वैल्यू हमें पता है वो क्या होती है 1/kT होती है और के आपके पास क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ओके, अब यदि बात करते हैं कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं उनकी जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं, उनकी जो एक्स एक्सिस ये है आपके पास Z Y इस तरह से है और ये आपने कोई सेल ले लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स की यदि रेंज लेके चलें कि जो x है वो x2 x + dx, y y2 dy, z z2 dz और वेलोसिटी को कंपोनेंट्स जो हैं वो कुछ इस तरह से vx2 vx + dx एंड vy vy + dy एंड vz इज़ vz + dz कंपोनेंट्स में इस रेंज में चल रहे हैं। तो इसमें जो फेस स्पेस में वॉल्यूम होगा आपका पार्टिकल के लिए तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 6 कोऑर्डिनेट्स जो हैं मल्टीप्लाई हो जाएंगे dx dy dz dvx dvy dvz। ओके, ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा इन फेस स्पेस, ठीक है। अब यदि हम मॉलिक्यूल निकाल लें इस वॉल्यूम के लिए, मॉलिक्यूल निकाल लें जिनकी एनर्जी जो है EI है तो वो कैसे निकलेगी आपके पास, ये मॉलिक्यूल्स थे जिनकी एनर्जी आपके पास EI थी तो इस वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करवा देते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, तो NI को इन 6 कंपोनेंट्स से मल्टीप्लाई करवा देते हैं और इसी तरह दोनों साइड मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये इक्वेशन आ जाती है। इसको नंबर 2 दे देते हैं इक्वेशन को नाम। क्लियर है, ये आपके पास इक्वेशन 2 आ जाती है। अब हमें पता है कि जो 1 मॉलिक्यूल के लिए जो एनर्जी आती है आपके पास वो कितनी आती है, EI की वैल्यू कितनी आती है 1/2 mv² आती है और v² की वैल्यू क्या है vx² + vy² + vz² आपके पास। क्लियर है, ये वैल्यू जाके हम इक्वेशन 2 में अपनी पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगी आपके पास इक्वेशन। मैथमेटिकल है, कॉपी पे करके देखोगे तो पता चलेगा क्या कुछ चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं गैस के। तो हम क्या करते हैं, इस कंप्लीट को क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं फेस स्पेस के वॉल्यूम के अलोंग, ठीक है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या है, यहाँ फेस स्पेस में 6 कंपोनेंट्स चल रहे थे ना वॉल्यूम के भी, तो क्या करेंगे 6 इंटीग्रल्स लगा देते हैं और इस टर्म को पूरी को इंटीग्रल करेंगे तो जो ये टर्म आएगा आपके पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएंगे जिसको हम लिख रहे हैं कैपिटल N से। क्लियर है, अब हमें पता है कि जो ये 3 इंटीग्रल dx dy dz है उसको लिख सकते हैं V लिख सकते हैं जो वॉल्यूम है वेसल का आपके। क्लियर है, तो यहाँ से आपके इन जो 3 कंपोनेंट्स थे इनके लिए हम लिख सकते हैं V, तो यहाँ पे हमने सोल्व करके V लिख दी और आपके पास 3 कंपोनेंट्स ये बचते हैं, ठीक है। अब क्योंकि जो dvx dvy dvz है तो उसका E में भी एक्सपोनेंशियल में भी टर्म चल रही है vx vy vz जो है, तो उसको तीनों के लिए अलग अलग कर लेते हैं। क्लियर है, ठीक है, इसको इक्वेशन 5 आपने नाम दे दिया है, ठीक है। अब हम लिमिट लेके चलते हैं -∞ टू इन्फाइनाइट। आपकी वेलोसिटीज़ चेंज हो सकती हैं पार्टिकल की, 0 टू इन्फाइनाइट कुछ भी वेलोसिटीज़ हो सकती हैं। तो उसके अलोंग जो आपके पास ये जो टर्म्स आ रही हैं आपके पास, ये एक्चुअली स्टैंडर्ड इंटीग्रल जो हमने पढ़े थे वही हैं यहाँ से। तो -∞ टू इन्फाइनाइट ये टर्म है आपके पास, तो इसको हम क्योंकि ये इवन फंक्शन है तो 2 टाइम्स लिख सकते हैं 0 टू इन्फाइनाइट। क्लियर है, तो ये चीज़ आपने लिख ली यहाँ पे। अब इसी इंटीग्रल को यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में सोल्व करें तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आती थी, इस इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए वैल्यू आती थी 1/2 √π/ जो भी आपके पास v² के साथ जो टर्म आ रही होती थी π/β m/2 ये टर्म आई है आपके पास। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो ये आ जाता है आपके पास √2π/β m। सिमिलरली ये तो x के लिए सोल्व किया, y के लिए सोल्व करेंगे, z के लिए सोल्व करेंगे तो सेम टर्म्स ही आएंगे आपके पास। क्लियर है, अब ये वैल्यूज़ जो आपके पास इक्वेशन थी जो लास्ट टाइम जो आपने इक्वेशन निकाली थी 5 इक्वेशन जो थी आपके पास, ये जो इक्वेशन थी 5 जो इक्वेशन थी ये, तो इसमें हम ये सारी वैल्यूज़ क्या करते हैं पुट कर देते हैं। तो ये वैल्यूज़ सारी पुट करेंगे इसमें तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, n इज़ इक्वल टू दिस। ओके, अब यहाँ से यदि a जो आपके पास कांस्टेंट चल रहा था उसकी यदि वैल्यू निकालें हम यहाँ पे, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू, तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी, v जो है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा, इसी तरह सेम फैक्टर ये भी नीचे जाएगा तो n/v बीटा m/2π3/2 ये आपके पास आ गई। इसको हमने इक्वेशन नंबर 7 दे दिया। अब बीटा की वैल्यू आपको पता थी क्या 1/kT के इक्वल होती है, तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू पुट कर देते हो तो यहाँ से ये आ जाएगा आपके पास m/2πkT⁻3/2।
क्लियर है। अब जो ये ए की वैल्यू आई है, जो आपकी स्टार्टिंग इक्वेशन थी जिसमें आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस रेंज में निकाले थे, तो वहाँ ए की ये कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देते हैं तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, फोर्थ इक्वेशन जिसको आपने नाम दिया था। तो वो इक्वेशन कुछ इस तरह से मॉडिफाई हो जाएगी आपकी इक्वेशन, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन आ जाती है 9 आपने। अब आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, जो आपके पास इक्वेशन 9 आई है उसका इंटीग्रल ले लेते हैं, ठीक है। अलोंग जो है आप यहाँ पे इररिस्पेक्टिव देयर पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हम क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, देयर वेलोसिटी कंपोनेंट उनके Vx टू Vx प्लस dVx y z इस रेंज में चल रहे हैं इररिस्पेक्टिव देयर पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को नहीं लेके चल रहे हैं। तो दैट मीन्स हम क्या करते हैं, यहाँ से पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे जस्ट वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स लेके चलते हैं, क्लियर है। बट इधर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वेलोसिटी पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं उनका इंटीग्रल ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ कंपोनेंट आपका चल रहा है x y z का, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट नहीं रिमूव करेंगे, तो उसके लिए हम इस इंटीग्रल को क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं। तो इसको v लिख लिया, तो जो ये इक्वेशन आई है आपने इस इक्वेशन को नाम दे दिया 10, और इस इक्वेशन को ही बोला जाता है मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस, ओके। ये आपको एक्चुअली निकालना था। तो थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। अब ये तो हमने निकाला था वेलोसिटी आपकी रेंज, ये तीनों वेलोसिटीज़ चल रही है आपकी, और वेलोसिटी की रेंज आपको पता थी इसमें चल रही है आपके पास वेलोसिटी की जो रेंज चल रही है, क्लियर है। अब यदि हमारे पास जो वेलोसिटी हम सिर्फ एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लेके चलें कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग ए वेलोसिटी कंपोनेंट जो है एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सिर्फ ये रेंज है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर टू वेलोसिटीज़, उन दो वेलोसिटीज़ का हम रोल नहीं लेके चल रहे, तो उस केस में क्या करेंगे, यहाँ से आपके पास जस्ट एक्स वाला कंपोनेंट रहेगा, वाई और जेड वाला हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। बट एक चीज़ और है, जो आपके राइट साइड पे जो ये वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं यहाँ से डायरेक्ट रिमूव नहीं कर सकते। यदि मैं यहाँ से डायरेक्ट रिमूव करती हूँ तो यहाँ पे भी बचते हैं ना वाई और जेड का कंपोनेंट, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, इस साइड पे राइट हैंड साइड पे हमें इंटीग्रल करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे इंटीग्रल कर देते हैं दोनों का, वाई का भी और जेड का भी, एक्स वाले को एज इट इज़ रखते हैं। तो यहाँ से इंटीग्रल करें तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से फिर से ये जो है स्टैंडर्ड इंटीग्रल हैं आपके, दोनों ही स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, उनको सोल्व कर सकते हैं इस तरीके से जो फॉर्मूला बताया था आपको। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं दोनों को सोल्व करने से क्या होगा, आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। पुट कर देते हैं 2 पाई KT बाई एम की पावर 1/2 2 पाई KT बाई एम की पावर 1/2। तो जब ये वैल्यूज़ आपने यहाँ इक्वेशन में पुट करी तो ये इक्वेशन बन जाती है आपके पास कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की रेंज में जो आपके पास आ रहे हैं, यहाँ से ये आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। अब यदि प्रोबेबिलिटी की बात की जाए, यदि टोटल प्रोबेबिलिटी यदि निकाली जाए कि यदि जो आपके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं इस रेंज में चल रहे हैं, एक्स की रेंज आपके पास वेलोसिटी कंपोनेंट की ये है Vx टू Vx प्लस dVx और Vy की Vy टू Vy प्लस dVy एंड Vz की Vz प्लस dVz है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे इस रेंज में, ठीक है, वो क्या थे आपके पास Ni dVx dVy dVz यही कंपोनेंट्स चल रहे थे, ठीक है। डिवाइड करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से, तो डिवाइड करवा देते हैं। तो आपके पास जो इक्वेशन थी 10, उसको जब डिवाइड करेंगे n से तो आपके पास ये चेंजेस आएंगे, क्लियर है। तो ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ से आपने प्रोबेबिलिटी निकाल दी। सिमिलरली हम यदि प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तीनों कंपोनेंट्स की अलग अलग से, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की यदि निकालते हैं तो कि जो आपके पास एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो इस रेंज में चल रहा था, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, यहाँ से आप जस्ट एक्स कंपोनेंट लेके चलोगे, वाई और जेड यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो दैट मीन्स यहाँ इस कंपोनेंट से डायरेक्ट निकाल सकते हैं इक्वेशन 12 से। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, एन से डिवाइड करवानी है ये इक्वेशन आपको, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एन से आपका कैंसिल हो जाएगा ये वाला एन, और यहाँ से आपके m/2 पाई KT की पावर 1/2 e रेज टू पावर दिस फैक्टर आपके पास आ जाएगी। इसी तरह से सिमिलरली वाई और जेड के लिए आ जाएगी यदि हम प्रोबेबिलिटी निकाले पार्टिकल की, जिसमें जो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और वाई कंपोनेंट ऑफ जेड कंपोनेंट अलग अलग प्रोबेबिलिटी यदि आप निकालते हो तो, क्लियर है। ये आपका यहाँ पे इसका सोल्यूशन हो जाता है जो आप टॉपिक आपने स्टार्ट किया था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का, ओके। यहाँ पे यदि किसी को डाउट है, वैसे तो बच्चे कोई डाउट नहीं आएगा, लेकिन सबसे पहले आपको कोशिश करनी होगी कि आप एक कॉपी पेन लो और अपने आप से सॉल्व करना स्टार्ट करो, बिकॉज ये मैथमेटिकल है, इसमें और कोई भी चेंजेस हमने नहीं किए हैं, जस्ट मॉडिफिकेशंस हुई हैं, कुछ मैथमेटिकल रूल ही यूज़ किए हैं, ओके। तो आपको एक बार कॉपी पे पेन लेके करना स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिक नेक्स्ट स्टेप अपने आप से निकलता जाएगा, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम आती है तो देन आप मुझसे पूछ सकते हैं, ओके, थैंक यू।